अच्छा बेटा, हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन के ज़रा एमसीक्यूज। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम लोग एंड करेंगे। तो ज़रा आइएगा, क्या कहता है जी। पहला क्वेश्चन रिटेल प्राइस इंडेक्स के बारे में है। छोड़ दें, अभी हमने रिटेल प्राइस इंडेक्स नहीं पढ़ा हुआ, तो इसको फिलहाल जाने देते हैं। आगे करते हैं हम लोग। क्या कहता है? कहता है जी कि हमारे पास इन्फ्लेशन इन अर्जेंटीना फेल फ्रॉम 400% इन द 1980s टू 15% इन द 1990s। कहता है कि 1980s के अंदर हमारी प्राइजेस जो थी वो 400% बढ़ी हुई थी। अब हमारी प्राइजेस 1919 के अंदर 1990s के अंदर 15% बढ़ी हुई हैं। व्हाट कुड हैव बीन अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज। कहता है कि भाई हमारे पास ये कैसे हुआ होगा। देखो, इन्फ्लेशन 400% से थी 1980s में और 15% से थी 1990s में। यानी कि डीफ्लेशन तो नहीं हो रहा। डीफ्लेशन कब होता है? जब प्राइसेस फॉल होती है। ठीक है। जब परसेंटेज फॉल होती है, माइनस में चली जाती है परसेंटेज। यहाँ पर परसेंटेज फॉल तो हो रही है बट है पॉजिटिव में। इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी भी क्या हो रही है आपके पास? डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब है कि जी प्राइसेस अभी भी आपकी बढ़ रही हैं। यानी कि अगर हमारे पास 1979 में प्राइस 100 रुपये थी, तो अब हो गई है 400% से बढ़ी है, यानी कि 500 हो गई। ठीक है। और 15% से अब बढ़ रही है 1990s में, यानी कि 515 हो गई। 515 हो गई, सही है। प्राइसेस अभी भी बढ़ रही। व्हाट कुड हैव बीन अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज। कहता है कि इससे क्या रिजल्ट आया होगा? फॉलिंग प्राइसेस? नो बेटा, प्राइसेस अभी भी बढ़ रही हैं आपकी। फ्यूअर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम अर्जेंटीना। सी लिखा हुआ है लोअर वेज राइजेस। और डी लिखा हुआ है अ ट्रेड डेफिसिट। तो क्या आंसर इसका होना चाहिए भाई? बताएं। डी, अ ट्रेड डेफिसिट। देखो बेटा, बात यह है कि बी और डी नहीं हो सकता। उसके पीछे रीजन ये है कि उसने हमें ये नहीं बताया हुआ कि जो आपकी एक्सपोर्ट है वो इलास्टिक इन नेचर है या इन इलास्टिक इन नेचर है। और उसने ये नहीं बताया हुआ कि आप इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, ना उसने ये बताया हुआ कि आप एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं। तो हम लोग इस बेसिस पे ये जज नहीं कर सकते कि आपका ट्रेड डेफिसिट जा रहा है या क्या हो रहा है। इसका आंसर है सी। कैसे, जरा सुनना। बेटा, जब प्राइसेस 100 रुपये थी, सही है, और प्राइसेस बढ़ के 400% से बढ़ गई हैं, तो इसका मतलब है टू इंक्रीज रियल इनकम। टू इंक्रीज रियल इनकम, लोगों ने वेजेस बहुत ज़्यादा डिमांड की होंगी कि भाई 400% की इन्फ्लेशन को कैटर करना है। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा वेजेस डिमांड की होंगी। लेकिन अगले 10 साल में इन्फ्लेशन खाली कितने से आ रही है? 15% से। तो मैं वेजेस तो अभी भी इंक्रीज करने की कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा कि भाई कम से कम 15% ही बढ़ा दो। यानी कि पहले के मुकाबले में बहुत कम इंक्रीज मैंने मांगा है वेजेस में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा कि लोअर वेज राइजेस। की वेज तो अभी भी बढ़ रही है बट पहले के मुकाबले में कम पे। समझे बात को? क्वेश्चन नंबर 3। द ग्राफ शो चेंजेस इन द कंट्रीज एनुअल परसेंटेज ग्रोथ इन रियल जीडीपी बिटवीन 1991 एंड 2001। व्हाट हैपेंड टू द ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी। कहता है रियल जीडीपी की ग्रोथ को क्या हुआ है। सिर्फ ये वाला एक पोर्शन है जहां पे वो गिर रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, वरना वो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट बेटा बढ़ता ही जा रहा है। तो पहला ऑप्शन कहता है इट वॉज हाइएस्ट इन 1996। यानी कि वो कह रहा है कि कुछ यहाँ पर जो है वो हाईएस्ट था। बेटा गलत। आपका हाईएस्ट मैंने पहले भी बताया हुआ है, हाईएस्ट कहाँ पे होगा? इन नंबर्स। जब ये हाईएस्ट की बात करता है ग्रोथ की, कहता है ग्रोथ वाज हाईएस्ट इन 1996। बेटा मेरे हिसाब से तो ये हाईएस्ट आ रहा है। जो हाईएस्ट ग्रोथ है वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है। 1996 में तो बिल्कुल जीरो हुई हुई है वो। इट वॉज नेगेटिव फ्रॉम 1991 टू 1993। गलत। बेटा नेगेटिव यहाँ पे हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक? तकरीबन 1996 से लेके 1998 तक। ठीक है। तो यहाँ पर वो नेगेटिव जा रहा है। इट वॉज ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेंड फ्रॉम 1991 टू 2001। ट्रेंड की कहानी मैंने कैसे सिखाई थी आपको? मैंने कहा था स्टार्टिंग पॉइंट और आखिरी वाला पॉइंट दोनों को मैच करना। ठीक है। तो इसने 91 से 2001 तक कहा हुआ है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। बेटा अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मैच करूं तो कैसा ट्रेंड आ रहा है? एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड आ रहा है, नीचे की तरफ ट्रेंड जा रहा है। तो उसने भी यही कहा है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, पॉसिबल आंसर हो सकता है।
इट वॉज पॉजिटिव बिटवीन 1997 एंड 1998। बेटा तो नेगेटिव आ रहा है, माइनस में जा रहा है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी। कोई मसले वाली बात तो नहीं है बेटा यहाँ तक? एमसीक्यूज क्लियर है? आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये भी हमने नहीं पढ़ा, ये कंज्यूमर रिटेल प्राइस इंडेक्स का ही पार्ट है। लास्ट वन वापस से बता दूं बेटा, 3 के अंदर क्या केस है? उसने बोला हुआ है कि ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ट्रेंड निकालने के लिए मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो साल वो कहता है ना, सेकंड वाला ये। अच्छा बात सुने भाई, आपकी इनकम लेट से है 100 रुपए, ठीक है? प्राइजेस 400% से बढ़ गई, तो आप वेजेस तो इंक्रीज करवाने जाएंगी, बट आप क्या 10-20 रुपए से वेज इंक्रीज करवाएंगी? आप कम से कम भी 400% से तो अपनी वेज इंक्रीज करवाएंगी ना। यानी कि आपने इतनी ज़्यादा वेज इंक्रीज की डिमांड की है कि आप इतनी ज़्यादा अपनी वेज को इंक्रीज करवाएं कि 400% से वेजेस बढ़ जाए। अगले 10 साल में प्राइसेस खाली कितने से बढ़ रही है? 15% से। यानी कि इस बार अगर आपकी इनकम 20% से या 25% से भी बढ़ती है तो आपको मसला ऐसा सच नहीं होगा। बट मसला कहाँ पे हो रहा था? यहाँ पे। तो अगले 10 साल में भी क्योंकि इन्फ्लेशन आ रही है, तो आप वेजेस तो तब भी बढ़वाएंगी टू इंक्रीज योर रियल इनकम। आप वेजेस तब भी बढ़ाने की बात करेंगी, बट पहले के मुकाबले में 1980s के मुकाबले में, 1980s के मुकाबले में कम उसके ऊपर, ठीक है? तो आप कम जो है वो अपनी इनकम बढ़वाने की बात करेंगी, बट फिर भी इनकम बढ़वाने की बात कर रही। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लोअर वेज राइजेस। कि पहले आप 400% से वेज बढ़ाने की बात कर रही थी, अब आप 15% से वेज बढ़ाने की बात कर रही। कोई मसले वाली बात तो नहीं है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हम लोगों ने अब तक नहीं पढ़ा हुआ, रिटेल प्राइस इंडेक्स का ही है, उसी टॉपिक का जो मैंने अभी पीछे छोड़ा था। यहाँ पे आओ। द डायग्राम शोज द डायग्राम शोज द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर अ कंट्री बिटवीन 2000 एंड 2003। कहता है जी एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपकी जो है ना वो कंट्री बता रही है बिटवीन 2000 एंड 2003। विच स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द पीरियड 2000 टू 2003? कह रहा है 2000 से लेके 2003 तक क्या स्टेटमेंट ट्रू है? देखो बेटा बात सुनो, ये क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या है? ग्रोथ। ये नंबर्स नहीं है, ये नंबर्स नहीं है, अमाउंट नहीं है, ये परसेंटेज। अगर आप एक चीज को गौर से देखें, आपकी परसेंटेज तो गिर रही है, बट है वो किधर? पॉजिटिव साइड। यानी कि आप क्या फेस कर रहे हैं? आप डिस इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं। क्या फेस कर रहे हैं आप? डिस इन्फ्लेशन। जो मैं पुरानी बात अगर आपको रिमाइंड करवाऊं, ये इन्फ्लेशन होती है, ये डिस इन्फ्लेशन होती है, ये डिफ्लेशन होती है। तो आप किधर बैठे हुए हैं? यहाँ पे। सही है, आप डिसइंफ्लेशन पे। यानी कि परसेंटेज आपकी फॉल हो रही है, बट प्राइसेस आपकी अभी भी कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। जरा ऑप्शंस को देख लें। विच स्टेटमेंट इज ट्रू 2000 से लेके 2003 तक? तो बेटा पहला ऑप्शन आपसे वो कहता है द कॉस्ट ऑफ लिविंग फेल। बेटा महंगाई आपके पास बढ़ रही है तो कॉस्ट तो बढ़नी चाहिए ना। खर्चा, जिंदगी गुजारने का खर्चा, ये तो बढ़ना चाहिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है। द प्राइस लेवल रोज। यस, ठीक है, यही वाली बात यहाँ पे चल रही है। यस, प्राइस लेवल रोज। रिटेल प्राइस इंडेक्स फेल। बेटा रिटेल प्राइस इंडेक्स वही वाली पॉइंट है। रिटेल प्राइस इंडेक्स प्राइसेस को मेजर करता है, परसेंट के प्राइसेस बढ़ी है कि प्राइस कम हुई है, इन्फ्लेशन आई है कि डिफ्लेशन आई है। तो रिटेल प्राइस इंडेक्स फेल होने का मतलब है डिफ्लेशन, कि प्राइसेस गिरी हैं, हालांकि यहाँ पे प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। वैल्यू ऑफ मनी रोज। बेटा वैल्यू ऑफ मनी फॉल हुई होगी। याद करें जो आपको मैंने करेक्टरिस्टिक्स बताई थी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यूनिट ऑफ अकाउंट। तो मेजर जो वो है क्या था वो? मीडियम स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। वैल्यू ऑफ मनी गिर रही, तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी। प्राइस लेवल कंटिन्यूसली आपकी बढ़ रही है। 6 पे आइएगा। कहता है जी द ग्राफ शोज एनुअल चेंज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री बिटवीन 1996 एंड 2001। ठीक है, तो कहता है कि जी व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द ग्राफ। कहता है ग्राफ से हम लोग क्या चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं? बेटा पहले तो ज़रा नेगेटिव साइड को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। आपका जीरो ये रहा,
यानी कि जीरो के नीचे जितनी चीजें हैं सब माइनस में। तो आओ जरा मैं पहले इसको मार्क कर लूँ। जीरो आपका ये चल रहा है, ठीक है। तो जो आपका गुड्स है ना, गुड्स, आपके जो गुड्स हैं ये माइनस में जा रहे हैं। आपके गुड्स माइनस में जा रहे हैं, और कौन कौन से पोर्शन माइनस में जा रहे हैं? यहाँ पे माइनस में जा रहा है, यहाँ पे माइनस में जा रहा है, यहाँ पे माइनस में जा रहा है, ठीक है। अब आओ जरा, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द ग्राफ। कहता है जी गुड्स वर चीपर इन 2001 देन इन 1996। मैंने आप लोगों को एक बात ये बताई थी कि बेटा जो आपका फाइनल ईयर होता है ना, प्राइजेस सबसे ज्यादा वहां पे होती है। भाई इसकी मिसाल आप ऐसे लें, आपके पेरेंट्स आपको अक्सर कहानी सुनाते होंगे कि जब हम बचपन में थे हम 5 रुपए लेके स्कूल जाते थे, और 5 रुपए में एक बर्गर, एक कोल्ड ड्रिंक, फ्राइज और ये तो वो पूरा ही उन्होंने जो दुकान ही खरीद लेते थे 5 रुपए के अंदर। तो आज से 25 30 साल 40 साल पुराना 5 रुपया, सही है, वर्सेस अभी का टाइम। अब आप 1000 रुपए में भी इतना खर्चा नहीं कर सकते जितना वो 5 रुपए में किया करते थे। तो बेटा पुराने जमाने से लेके अब तक ज्यादा प्राइसेस कहाँ पे होंगी? अभी होंगी ना। तो वो कहता है कि गुड्स जो है 2001 में सस्ते थे और 96 में महंगे थे, जो कि गलत पॉइंट। अब अगेन वो आ गया, गुड्स वर चीपर देन सर्विस इन 1997। 97 पे देख लेते हैं जरा क्या हो रहा है। ये 97 है, ठीक है, यानी कि वो ये वाले डब्बे की बात कर रहा है, सही है। वो कहता है कि गुड्स सस्ते थे और सर्विस महंगी थी। बेटा ये देखो सर्विस की लाइन ये जा रही है, ठीक है, ये सर्विस की लाइन जा रही है, और ये अपने पास गुड्स की लाइन आ रही है। तो 97 में वो कहता है कि सर्विस जो है वो महंगी थी और गुड्स सस्ते थे। बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज। क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज चेंज। कहीं भी इसने आपको अमाउंट दी हुई है? कहीं भी इसने आपको अमाउंट दी हुई है? नो, कहीं भी अमाउंट नहीं दी। क्या चीज किससे सस्ती है ये मुझे किस तरह पता चलता है? अमाउंट से, प्राइस से। यहाँ पे प्राइजेस नहीं गिवन, यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन, कि प्राइस में कितने परसेंट से बढ़ रही है, कितने परसेंट से कम हो रही है। अक्सर एग्जामिनर इस तरह खेलेगा आपसे। तो बेटा जब आपके पास अमाउंट नहीं गिवन, यहाँ पर परसेंटेज चेंज गिवन है, तो आप ये जज नहीं कर सकते कि कौन सस्ता था कौन महंगा था। समझे बात को? मैं कहूँ कि भाई लेट से गुड की प्राइस है 100 रुपये, गुड की प्राइस है 100 रुपये, सर्विस की प्राइस है, सर्विस की प्राइस है 20 रुपये, ठीक है। गुड की प्राइस 10% से बढ़ रही है, यानी कि 10% से बढ़ने के बाद गुड की प्राइस कितनी हो गई? 110। सर्विस की प्राइस डबल हो गई, यानी कि 40 हो गई। वो कितने परसेंट से बढ़ रही है? वो बढ़ रही है 100% से। सर्विस की प्राइस 100% से बढ़ रही है, गुड की प्राइस 10% से बढ़ रही है। देखने में बज़ाहिर क्या लग रहा है कि सर्विस महंगा है, लेकिन असल में क्या चीज महंगा है? गुड। तो वो इस तरीके से खेल रहा है आपके साथ। समझे बात को? तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। द प्राइस ऑफ गुड्स फेल एट द स्टार्ट ऑफ 2000। कहता है कि शुरू जो आपका 2000, सन 2000 था, उसमें आपके अंदर गुड की प्राइस शुरू में फॉल हुई है। और ये हमें दिख रहा है पॉइंट, ये देखो नेगेटिव जा रहा है। नेगेटिव जाने का मतलब क्या है? कि प्राइसेस फॉल हुई होंगी, आपकी माइनस में गई होंगी, ठीक है। ये आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है। प्राइस ऑफ सर्विस फेल इन 2000। कहता है कि सर्विस की प्राइस जो है वो 2000 में गिरी है। बेटा 2000 का टाइम फ्रेम ये रहा, और सर्विस ये रहा, वो तो बहुत ही ऊपर है पॉजिटिव साइड पे। तो ये तो नेगेटिव जा ही नहीं रहा, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? सी। बेटा ये ऑप्शन समझ आया आप लोगों को? एमसीक्यू आ गया। अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग इन्फ्लेशन। कहता है एक मुल्क है उसमें इन्फ्लेशन आ रहा है। व्हाट मस्ट बी इंक्रीजिंग। कहता है कि क्या चीज़ इंक्रीज हुई होगी? अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग इन्फ्लेशन, क्या चीज़ आपके पास बढ़ रही होगी? अच्छा जी, किसकी ज़रूरत आपको पड़ रही होगी? वेज लेवल, आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, द अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू परचेज अ गिवन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बताएं जरा क्या आंसर होना चाहिए इसका? बताएं।
इसका आंसर डी ही है। अमाउंट ऑफ मनी नीडेड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो आपको ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे इन ऑर्डर टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर सेवन का डी है। विच सिटीजन्स आर मोस्ट लाइकली टू बिकम वर्स ऑफ इन अ पीरियड ऑफ फॉलिंग प्राइसेस, बताएं इसका ज़रा जल्दी से बताएं। ये तो बहुत सिंपल सा है। अगर आपको एक केस याद हो, लेंडर बोरोवर वाला, मेन्यू कॉस्ट, टू लेदर कॉस्ट, पेंशन अर्नर्स वाला, तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है। विच सिटीजन्स आर मोस्ट लाइकली टू बिकम वर्स ऑफ, सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होती है? बेटा सबसे ज़्यादा आपकी परेशानी होती है किसको? नहीं, सबसे ज़्यादा परेशानी आपकी होती है बेटा लेंडर बोरोवर को। याद करें जो मैंने पूरी कहानी बताई हुई है, लेंडर बोरोवर वाली, ठीक है। उसको पैसे उतने ही वापस मिलने, उन पैसों की वैल्यू क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। उन पैसों की वैल्यू क्या हो चुकी है? कम हो चुकी। दोस्त, एक सेकेंड, फॉलिंग प्राइसेस है बेटा, फॉलिंग प्राइसेस है। आप पढ़ें तो सही क्वेश्चन को, प्राइसेस गिर रही हैं तो फिक्स इनकम वाले को तो फायदा होगा क्योंकि वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा खरीद पाएगा। दो सेविंग एट अ फिक्स इंटरेस्ट रेट, उनको भी फायदा होगा, ठीक है। जब प्राइसेस कम होती हैं, जब प्राइसेस कम होती हैं तो बोरोवर को नुकसान होता है, जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो लेंडर को नुकसान होता है। तो यहाँ पे प्राइसेस क्या हो रही हैं? यहाँ पे प्राइसेस फॉल हो रही हैं, तो लेंडर को तो फायदा होगा ना। किसको नुकसान होगा बेटा? बोरोवर को। जिसने बोरो किया हुआ है पैसा उसको नुकसान हो रहा है। समझ में आई ये बात? क्लियर है? 9 पे आओ। विच ग्रुप इज मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम इन्फ्लेशन, कहता है कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको इन्फ्लेशन में सबसे ज्यादा फायदा होता है? बेटा लेंडर बोरोवर वाला केस, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो बोरोवर को बहुत फायदा होता है। क्यों? क्योंकि वो पैसे तो उतने ही वापस कर रहा है बट उन पैसों की वैल्यू क्या हो चुकी है? वो फॉल हुई हुई होती है। तो डेटर, यस। रिटायरमेंट पेंशनर्स को बेटा नुकसान होता है, सैलरी वाले बंदों को नुकसान होता है, अनएम्प्लॉयड लोग को तो वैसे ही नुकसान हो रहा होता है। तो आंसर इज ए। द ग्राफ शो चेंजेस इन द प्राइसेस फॉर अ कंट्री फ्रॉम जुलाई 2002 टू मई 2003। तो ये वापस से बेटा क्या दी हुई है आपको? परसेंटेज दी हुई है। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, क्या हो रहा है ग्राफ के मुताबिक? रिटेल प्राइसेस फेल फ्रॉम अक्टूबर 2002 टू जनवरी 2003। बेटा प्राइसेस फॉल नहीं हो रही, ये आपको परसेंटेज गिवन है। ये आपको क्या गिवन है? परसेंटेज गिवन है। ये डिसइंफ्लेशन का केस है। डिसइंफ्लेशन का मतलब क्या होता है? कि आपकी परसेंटेज जो है वो तो फॉल होती जा रही है बट आपकी प्राइस अभी भी क्या हो रही है? प्राइस अभी भी आपकी बढ़ रही है। ये डिसइंफ्लेशन, ठीक है। कहता है जी रिटेल प्राइसेस फेल फ्रॉम अक्टूबर 2002 टू जनवरी 2003। नो, ये कोई केस नहीं है आपका। रिटेल प्राइसेस रिमेन्ड कांस्टेंट बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर 2002। बेटा कांस्टेंट भी नहीं है, प्राइसेस आपके पास बढ़ रही हैं अभी भी। रिटेल द रेट ऑफ इन्फ्लेशन फेल ईच मंथ थ्रू आउट द पीरियड। बेटा कह रहा है कि हर महीने गिरा है। हर महीने गिरने का मतलब क्या है? कि कंटिन्यूसली यूं जा रहा होता। हालांकि ये देखो यहाँ पे कांस्टेंट हुआ, यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास बेटा चेंजेस आ रही हैं। तो यहाँ पे देखो रेट की बात हो रही है, तो रेट हर महीने गिर रहा है? नो, हर महीने नहीं गिर रहा है। देखो ये बढ़ रहा है, इस महीने में बढ़ रहा है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन फेल ओवर द पीरियड। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट का मतलब परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन फेल ओवर द पीरियड, देखिए डाउनवर्ड। यहाँ जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, दोनों को, तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है। थ्रू आउट तो गिर ही रहा है ना, थ्रू आउट आपका गिर रहा है। ये इसका आंसर है 10 का डी। द चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट between the three sectors in country X and Y. Which statement is true about country X compared with country Y? कहता है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कंट्री एक्स के बारे में कंपेयर्ड विद कंट्री वाई। अब देखो अगेन वापस से कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ पर उसने परसेंटेजेस की बात की हुई है, तो परेशान मत होइएगा, अमाउंट को आप लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अमाउंट को आप लोग कंसिडर नहीं करेंगे। कंट्री एक्स एम्प्लॉयज मोर पीपल इन द सर्विस इंडस्ट्री। मोर पीपल कंट्री एक्स कहता है कि जी सर्विस इंडस्ट्री में ज़्यादा है। बेटा देखने में बाज़ाहिर ज़्यादा लग रहे हैं बट यहाँ वापस से क्या है? यहाँ पे परसेंटेज, अमाउंट नहीं गिवन, परसेंटेज गिवन है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अगर वो कहता ना कि परसेंटेज ऑफ पीपल
इन टर्शरी सेक्टर इन कंट्री एक्स आर मोर देन कंट्री वाई, तब ये बात करेक्ट होती। परसेंटेज का लफ्ज अगर यूज करता है, वो नहीं कर रहा। कंट्री एक्स इंजॉयज लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स, बेटा ये बात किस तरह पॉसिबल हो सकती है? अगर इनको लोअर लिविंग स्टैंडर्ड पसंद होता है ना, तो मेजोरिटी ऑफ वर्कर प्राइमरी में बैठा हुआ होता। मेजोरिटी ऑफ वर्कर किधर बैठा हुआ है? टर्शरी में। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कंट्री एक्स एज अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन मैन्युफैक्चरिंग, बेटा हायर प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? परसेंटेज। कहता है कंट्री एक्स में ज्यादा परसेंटेज ऑफ लोग काम कर रहे हैं एज कंपेयर टू कंट्री वाई। कंट्री एक्स में कितने परसेंट लोग इसमें काम कर रहे हैं? तकरीबन 30+%। यहाँ पे कितने हैं? तकरीबन 10+%। तो कंट्री एक्स में ज्यादा परसेंटेज ऑफ पीपल काम कर रहे हैं इन सेकेंडरी सेक्टर। कंट्री एक्स प्रोड्यूस्ड मोर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। भाई ये कहाँ पे लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हमारा ज्यादा है या कम है? कुछ बताया हुआ ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा? सी। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू इन्फ्लेशन? और डिक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, बेटा इससे सी कम होता है, एग्रीगेट डिमांड कम होती है, प्राइसेस फॉल होती हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अ डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सेक्टर, बेटा वही वाली बात है कि इससे लोगों के पास इनकम वगैरह नहीं आएगी, तो इससे भी आपका एग्रीगेट डिमांड फॉल ही होगा। एंड इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ फैक्टर इनपुट, बेटा इससे एग्रीगेट सप्लाई फॉल होती है, एग्रीगेट सप्लाई फॉल होती है तो प्राइसेस बढ़ती हैं, तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। एंड इंक्रीज इन इनकम टैक्स, बेटा इससे आपकी इनकम गिर जाएगी, कंजम्पशन गिरेगी, वापस से एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, वापस से प्राइसेस गिर जाएंगी। ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर है सी। द टेबल शोज परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग्स इन अ कंट्री बिटवीन 1997 एंड 2004। कहता है जी कि हमारे पास परसेंटेज गिवन है वेजेस की 97 से लेके 2004 तक, मेल वर्कर्स एंड फीमेल वर्कर्स। अच्छा, अब बताया हुआ है कि मेल वर्कर्स जो हाईएस्ट पेड हैं, उनकी जो सैलरीज है, जो भी उनकी वेजेस वगैरह हैं, वो 117% से बढ़ी हैं। 97 से लेके 2004 तक 117% से बढ़ी है। और सबसे कम जो थे, सबसे निचले तबके के मर्द थे, उनकी इनकम बढ़ी है 80% से। फीमेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा इनकम बढ़ी है, 126% बढ़ी है। और सबसे निचले तबके की जो फीमेल थी, मतलब जो बिल्कुल लोअर स्टाफ पे काम करती थी, उनकी इनकम बढ़ी है 97% से इन 7 सालों में। अकॉर्डिंग टू द टेबल व्हाट हैपेंड बिटवीन 1997 एंड 2004। कह रहा जी टेबल के हिसाब से बताओ 97 में और 2004 में क्या हुआ है। ए कहता है कि ऑल फीमेल वर्कर्स बिकेम बेटर पेड देन मेल वर्कर्स। बेटा देखो वही इसी तरह घुमाता रहेगा बार बार। यहां पर क्या गिवन है? परसेंटेज। और वो किसकी बात कर रहा है? अमाउंट की। तो ये तो आंसर नहीं होगा। हाईएस्ट पेड मेल वर्कर्स हैड द मोस्ट रैपिड ग्रोथ इन अर्निंग्स। बेटा मोस्ट रैपिड ग्रोथ जो है ना, वो फीमेल की आ रही है, मेल में नहीं आ रही। आगे आओ। द अर्निंग ऑफ मेल वर्कर्स बिकेम मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है? कि सबका बराबर से बराबर परसेंटेज से ग्रोथ है। हालांकि जो आपके हाईएस्ट पेड हैं, वो 117% से बढ़ रहे हैं, जो लोएस्ट पेड हैं वो 80% से बढ़ रहे हैं। तो बराबर से जब बढ़ना होगा, तब बेटा आपके पास जो है वो अर्निंग आती है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे नहीं आ रही। द अर्निंग ऑफ फीमेल वर्कर्स बिकेम लेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। यस, आप देखो ना कितना बड़ा गैप है, तकरीबन भी 30% का गैप है। तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई ना, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? डी। कोई मसले वाली बात है बेटा? सिटीजन्स द सिटीजन्स मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट इन अ पीरियड ऑफ रैपिड इन्फ्लेशन आर दोज हु। कह रहा है कि जब इन्फ्लेशन आती है तो किसको फायदा होता है? वही बोरोवर वाले को ही बेटा फायदा हो रहा होता है। सिंपल है, इसको एक्सप्लेन भी करने की जरूरत नहीं है। आगे हैं। The table shows unemployment and inflation statistics for the US, Japan and Sweden for year 1 and 2. Which condition which condition can be made from the table? कहता है क्या कंडीशन हम लोग बना सकते हैं भाई टेबल से? तब आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन। देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके पास कम हो रही है यूएस में, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी कम हो रही है, महंगाई भी कम हो रही है। तो बेटा ऐसा किसके अंदर होता है? ऐसा तब आता है जब आपके पास सप्लाई साइड पॉलिसीज लगती हैं, क्रिकेट सप्लाई बढ़ रही होती है। जापान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम है, बट इन्फ्लेशन रेट आपका फॉल हो रहा है। स्वीडन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है। ठीक है।
यानी कि यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी लग रही है, डिमांड साइड पॉलिसी लग रही है। विच कंक्लूजन कैन बी मेड फ्रॉम द टेबल? इन ईयर वन द सेम नंबर ऑफ पीपल वर अनएम्प्लॉयड इन स्वीडन एंड जापान। अगेन वही बात है, अगेन वही बात है, ये परसेंटेज है। अगर आपकी परसेंटेज सेम है, इसका मतलब है सेम नंबर ऑफ पीपल है। भाई 100 रुपए का 2.7% और 1000 रुपए का 2.7% क्या सेम होता है? बेवकूफ। पार्ट बी, इन ईयर वन द कॉस्ट ऑफ लिविंग रोज इन द यूएस। कहता है कि जी ईयर वन में आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग यूएस के अंदर बढ़ी हुई थी। तो ईयर वन में आप देखें ना, इन्फ्लेशन रेट भी तो ज़्यादा था। ईयर वन में यूएस का इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा था एज कम्पेयर टू ईयर टू, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ लिविंग ईयर वन में यूएस के जो है वो ज़्यादा होगी। करेक्ट आंसर हो सकता है। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिक्रीज इन ऑल थ्री कंट्रीज। बेटा अनएम्प्लॉयड पीपल जो हैं, गलत कह रहा है। और अगेन वही वाली बात है, ये नंबर की बात कर रहा है, नंबर की बात कर रहा है। हमारे पास परसेंटेज गिवन है, और अगर परसेंटेज के हिसाब से भी देखा जाए, स्वीडन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है। समझे? अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन इन जापान। गलत बेटा, जापान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम चल रहा है, इन्फ्लेशन गिर रही है। इसका आंसर क्या बनेगा? बी। व्हाट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड इन द कंस्ट्रक्शन, छोड़ दो इसको। व्हाट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन, वापस से आ गया, छोड़ दो इसको। ये भी रिटेल प्राइस इंडेक्स आ गया वापस से। ये मैं भी करवाऊंगा टॉपिक आप लोगों को। व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन एन इकोनॉमी दैट एक्सपीरियंसेस अनकंट्रोल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। कहते हैं कि ऐसी कंट्री जिसमें अनकंट्रोल्ड हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है, उसके अंदर क्या होता है बेटा? उसके अंदर आपका पहला ऑप्शन कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटी विल सीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहती है बेटा, वो सीज नहीं होती। इन इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ विल सीज, मतलब कि जो अमीर और गरीब का गैप है वो खत्म हो जाएगा। अबे वो तो और बड़ा गैप बन जाएगा। इंटरनल ट्रेड विल सीज, ट्रेडिंग फिर भी होती रहती है। ट्रस्ट इन मनी विल सीज, लोग पैसे पे ट्रस्ट करना छोड़ देंगे। इस तरह जिम्बाब्वे का केस है। लोग कितना पैसा लेके जाते हैं बोरा भर के सिर्फ अंडा खरीदने के लिए, तो लोगों का पैसे से ट्रस्ट उड़ जाएगा। वो बोलेंगे पैसा कुछ भी नहीं, कागज का टुकड़ा है बस। लोग फेंकना शुरू कर देंगे उसको। अच्छा। अ, अच्छा, ये वापस से वही रिटेल प्राइस इंडेक्स वाला ही आ गया है। ये हम लोग इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट में। विच पॉलिसी वुड बी मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन मलेशिया। कहता है कि कौन सी पॉलिसी हम लोग लगाएं, कौन सी पॉलिसी हम लोग लगाएं जिससे हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन गिरे मलेशिया के अंदर। तो वो क्या हो सकता है कि जेटा हमारे पास विच पॉलिसी वुड बी मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन मलेशिया। एंड इंक्रीज इन इनकम टैक्स, बेटा ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है। एक सेकंड यार, ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है। तो इससे आपका एडी फॉल होता है, तो आपकी प्राइसेस गिरती हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है। एन इंक्रीज इन सेल्स टैक्स, एन इंक्रीज इन सेल्स टैक्स, बेटा सेल्स टैक्स बढ़ेगा ना आपका। आपका जब सेल्स टैक्स बढ़ेगा, तो उससे आपकी एग्रीगेट सप्लाई कम होती है, आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं। ये पॉलिसी नहीं है। एन इंक्रीज इन बजट डेफिसिट, यानी कि आपके पास जो टैक्सेस है, आपके पास जो टैक्सेस हैं वो कम है और स्पेंडिंग ज़्यादा है, तो बेटा इससे जी बढ़ता है, इससे एडी बढ़ता है, वापस से प्राइस आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है। ये भी आंसर नहीं होगा। इंक्रीज इन मनी सप्लाई से बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, इससे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी, वापस से एडी बढ़ेगा, वापस से प्राइस बढ़ेगा। समझे बात को? इसका आंसर क्या बन जाएगा? ए बन। कोई मसले वाली बात बेटा? कोई मसले वाली बात है? नहीं है तो बाकी आप लोग प्रैक्टिस खुद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।